हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जनरल इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट। जिन कैंडिडेट्स का 23 और 24 का एग्ज़ाम है EMRS का, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। बट अगर आप और भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू द EMRS कैंडिडेट्स, आपने एनालिसिस अगर देखा है पहले वाले पेपर्स का, PGT का या फिर हॉस्टल वार्डन या JSA का, तो थोड़ा सा जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, PGT का तो मैं बोलूँगी वो डिफ़िकल्ट था। पेपर चाहे इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट जनरल इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा, इंग्लिश वालों को तो शायद आता होगा जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, बट जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं था तो उनके लिए मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा हाई लेवल था। अब TGT का भी अगर सबका सेम रहने वाला है तो यस, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के सब्जेक्ट में। जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है उनकी तो खैर ग्रामर अच्छी होती है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। आज की इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, और ये जो मॉक टेस्ट है मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखे हैं जैसा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, ठीक है। एनालिसिस के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। आपको खैर क्वेश्चंस देख के पता चल ही जाएगा, मैं अभी नहीं बताना चाहती कि ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम सीधा मॉक टेस्ट की तरफ ही चलते हैं, क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द अदर डे आई मेट अ पर्सन हु डैश मी इन गेटिंग माई फर्स्ट जॉब ईयर्स अगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने देखो NVS का क्वेश्चन लिया है। अब ये क्वेश्चन मैंने NVS का इसलिए लिया क्योंकि इसमें ईजिली आंसर रूल के हिसाब से पता चल जाएगा अगर जिसने इंग्लिश पढ़ी है। बट मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। इन्होंने जो PGT के टाइम पे अभी हाल ही में EMRS में क्वेश्चन दिया था वो इसी रूल से मिलता जुलता था, बट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उस क्वेश्चन पे सबको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से तो ग्रेस नंबर मिलना चाहिए, 2 से उन्होंने आंसर मिलते जुलते से डाल दिए थे। बट क्या पता, JSA का भी मैंने एनालिसिस खुद किया है इंग्लिश का, तो उसमें भी सेम से रूल का क्वेश्चन आया है। तो 2 एग्ज़ाम में तो आपको सेम से तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो TGT में भी देखो चांसेस है। तो क्वेश्चन देखिए, द अदर डे आई मेट अ पर्सन हु डैश मी इन गेटिंग माई फर्स्ट जॉब ईयर्स अगो। जल्दी से आंसर अपना चूज कर लीजिए। 4 ऑप्शंस है, मैं चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, दैट इज हैड हेल्प्ड। अब यहाँ पे हैड हेल्प्ड क्यों आया मैं जल्दी से समझा देती हूँ, क्योंकि ये रूल आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर 2 काम हो रहे हैं, जो पहले काम किया जा रहा है उसमें हैड प्लस V3 लग जाएगा, और जो काम बाद में हो रहा है उसकी वर्ब में V2 लग जाएगा। ये रूल है टेंसेस का। तो अब देखो, यहीं पर ही कंफ्यूजन हो जाती है कि किस में हमें हैड लगाना है और किस में V2 लगाना है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि काम पहले हो क्या रहा है। देखो, द अदर डे आई मेट अ पर्सन, मैं कुछ दिन पहले ऐसे एक व्यक्ति से मिला जिसने सालों पहले मेरी फर्स्ट जॉब ढूंढने में मदद करी थी। तो सालों पहले उसने मदद करी थी, तो ये काम पहले हुआ है, उसने उसकी जॉब ढूंढने में हेल्प करी, तो इसलिए हैड हेल्प्ड हमने पहले किया है, हेल्प्ड के साथ हमने हैड लगा दिया। और जो दूसरा एक्शन हुआ है मिलना, मेट, तो इसलिए हमने मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है, V2 क्या है, मेट, तो इसलिए V2 हमने मेट के साथ लगाया है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, या तो हैड वाला पोर्शन दिया रहेगा, आपको V2 फिल करना पड़ेगा बाद वाले एक्शन में, या तो आपको V2 दिया रहेगा, पहले वाले एक्शन में हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रूल है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, इसके तरीके से आप खुद भी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड बिलो। सिनोनिम से क्वेश्चन है ये। कर्सरी का हमें मिलता जुलता वर्ड बताना है, थॉरो, रेयर, डीप, सुपरफिशियल। कर्सरी का क्या मतलब होता है, जल्दी से अपना आंसर चूज करिए।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज सुपरफिशियल। ठीक है, कर्सरी का मतलब होता है सुपरफिशियल। सो सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जल्दबाजी में, और कर्सरी का भी यही मतलब होता है कोई काम जल्दबाजी में कंप्लीट करना। तो ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए अच्छे से कर लिया, बट डीप स्टडी या डीप कुछ जाके उसमें डीपली कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इफ आई वर टॉलर आई डैश दिस ड्रेस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। JSK में ऐसा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मैं, इफ लग गया, अगर मैं टॉल होता तो मैं वो ड्रेस पहनता या पहनती, तो क्या आएगा? इफ आई वर टॉलर आई डैश दिस ड्रेस। 4 ऑप्शंस है, वुड बाय, वुड हैव बॉट, वुड हैव बीन बाइंग, या फिर नन। सो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आई एम सॉरी, वो है ऑप्शन ए, दैट इज वुड बाय। इफ आई वर टॉलर आई वुड बाय दिस ड्रेस। अगर मैं टॉल होता तो मैं ये ड्रेस पहनता या पहनती। सो देखो रूल क्या कह रहा है, अगर इफ के साथ आए लग रहा है तो पहली बात तो वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। आई का पास्ट फॉर्म में हम इसका वॉज लगाते हैं, बट अगर इफ आ गया तो ये ग्रामर का रूल है कि अगर हम कोई चीज की आशा कर रहे हैं तो हम वर लगाते हैं। ठीक है, इफ आई वर, इफ यू वर। सो सेकंड में वर के साथ क्या आएगा? वुड आ जाता है प्लस V1, तो वुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज फॉर द एल्डर्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, जो कि है हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे होना चाहिए हैज़। हैव एक प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स। कहीं लोग नाइट्स पढ़ के कि एस है तो हम प्लूरल लगा देते हैं, इट विल बी रॉन्ग। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। कितनी किताब का? सिर्फ एक ही किताब का नाम है। सो ये सिंगुलर नाउन है, सो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सो इसलिए द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर द सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। विल, वर, एम, शैल। सो ऑप्शंस दिए हैं इसमें। तो एग्जाम में अगेन JSA का यही वाला क्वेश्चन था। अभी मैंने ऊपर आपको एक रूल बताया है, इफ के साथ अगर आई है या कोई भी सब्जेक्ट है, यू है, शी है, बट अगर इफ लगा है तो आंखें बंद करके आपको क्या लगाना है? वर। वॉज नहीं लगाना, एम नहीं लगाना, इफ आई एम ऐसा बिल्कुल मत करना। इफ है तो वर लगेगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर द सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो ये रूल मैंने पहले भी डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंटेक्स पार्ट में। रूल क्या कहता है? इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर, ठीक है, अगर इफ के बाद वर यूज हो, WERE वर, तो सेकंड पार्ट जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है, क्लॉज है, उसमें क्या लगेगा? वुड प्लस V1। अब वर कब लगता है? मैंने आपको समझा रखा है पहले भी। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जो कि हम विश करते हैं बट ऐसा हो नहीं सकता, बट हम विश करते हैं काश ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड, मैं यहाँ पे कल्पना कर रही हूँ, अगर मैं एक पंछी होती, आई वुड फ्लाई ऑल डे, मैं सारा दिन उड़ती ही रहती। सो इफ आई वर अ बर्ड, अभी रूल क्या कहता है? इफ के बाद अगर वर हो, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या लग जाएगा? वुड प्लस V1। एग्जाम में ये वाला रूल भी इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, अगर वर आ गया, वर के साथ हमेशा वुड लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी वर आवर बॉस शी वुड लिसन अस। अगर वो हमारी बॉस होती, कल्पना कर रहे हैं, अगर वो बॉस होती तो वो हमारी बात ज़रूर सुनती। सो आप देख सकते हैं, इफ है, इफ के बाद क्या लग गया? वर।
ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या लगेगा, वुड, शी वुड लिसन अस। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने एनवीएस के एग्ज़ाम पेपर से लिया है, वॉइस का क्वेश्चन है। वॉइस का क्वेश्चन आपको हर अभी एनालिसिस में देखा होगा तो हर जेएसए के एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में बेसिकली जनरल इंग्लिश में वॉइस था, बट ये मैंने एनवीएस का लिया है क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो आई नो ढंग से शायद आपको ना दिखाई दे क्योंकि ये मैंने खुद टाइप नहीं किया। अ बिग कैट इज चेजिंग अ प्यूनी रैट। सो इसको आप जल्दी से पैसिव में बदलने की कोशिश करिए। मैं बता देती हूँ, सेंटेंस स्टार्ट होगा अ प्यूनी रैट से। अगर आपको रूल्स पता हैं, मॉक टेस्ट है तो मैं मान के चल रही हूँ आपने पढ़ाई कर रखी है, बस आप आंसर चूज कर रहे हैं जस्ट टू चेक योर नॉलेज। सो अ प्यूनी रैट इज बीइंग चेस्ड बाय अ बिग कैट। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है ये, अ प्यूनी रैट इज बीइंग चेस्ड बाय अ बिग कैट। क्यों आया है ये, क्योंकि इस चेजिंग है। आइए, मैंने पहले भी रूल्स करा रखे हैं, नहीं देखिए तो एक्टिव पैसिव की ज़रूर वीडियो देखना मेरी, बहुत अच्छे से आपको एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आपको मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, आप ज़रूर देखना। जनरल इंग्लिश के मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, सो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब हमें बताना है, सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड, लीन, गॉन्ट, इमैनिसिएटेड या फिर ओबीज। सो कॉर्पुलेंट का क्या मतलब होता है, चूज करिए आंसर। सो जो कॉर्पुलेंट का मतलब होता है वो होता है बहुत बहुत ज़्यादा मोटा होना, मोटापा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओबीस। ओबीस का मतलब भी यही होता है, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा फैट बॉडी में। सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो एनवीएस का इंग्लिश का एग्जाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। सो द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो, लेटेस्ट का मतलब एकदम नया, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। हमें एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में। ब्रेड एंड बटर आर शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट, नो एरर। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में देखने को आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा आपको 10 नंबर में से। सो देखिए, अपना आंसर चूज़ करिए कौन से पार्ट में है मिस्टेक, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। हिंट दे देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब में है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, आर शेल्डन्स। सो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है, ब्रेड एंड बटर। ये वैसे तो आपको दो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, बट ये एक में ही काउंट होता है। ये एक पेयर वर्ड है, और ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है सिंटैक्स का कि जो पेयर वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पे होना चाहिए था ब्रेड एंड बटर इज शेल्डन्स फेवरेट ब्रेकफास्ट, ना कि आर शेल्डन्स। सो डेफिनेटली बी ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पथी। एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। एंटोनिम का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑपोजिट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एम्पथी का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। सिंपथी, अप्रिसिएशन, वार्मथ या फिर एपथी। सो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो एम्पथी का सिंपथी कर देंगे ऑपोजिट मीनिंग, बट नो, सिंपथी नहीं होगा। सो एम्पथी का मतलब होता है कि हम दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखें। अगर किसी के साथ कोई सफ़र कर रहा है या फिर किसी के साथ कुछ बुरी चीज़ हुई है, तो हम उसकी जगह पे खुद को रखें उस सिचुएशन में, तो इसको हम बोलते हैं एम्पथी। ठीक है। सिंपथी मतलब अगर कोई किसी बुरी कंडीशन पे है, उसके लिए हम बुरा फील कर रहे हैं, पिटी फील कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, सो हमें ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए, हमें दया नहीं दिखानी चाहिए, हमें एम्पथेटिक होना चाहिए, हमें किसी और की सिचुएशन में खुद को रख के इस चीज़ों को सोचना चाहिए। सो जो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा एपथी। एपथी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एपथी, एपथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जब हम कोई भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही है और हम उन चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर हम इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट भी वर्ड बहुत पूछा जाता है। इनडिफरेंट का भी मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ हम अपने में ही मग्न हैं, अपने में ही खुश हैं। ठीक है। एम्पथी मतलब जब हम दूसरों पे ध्यान देते हैं, दूसरों की सिचुएशन में खुद को रखते हैं, तो एम्पथी का ऑपोजिट हो जाएगा एपथी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एम्पथी, सिंपथी, एपथी, और तीनों ही वर्ड एक दूसरे से बहुत अलग हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है कैमराडरी। तो इसका हमें मिलता जुलता मीनिंग बताना है, लव, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट या फिर एनिमोसिटी। सो कैमराडरी का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंडलीनेस, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज़ कैमराडरी। इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है, वो है एमिएबल। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस और बनाई हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो उसके अंदर मैंने एमिएबल वर्ड डिस्कस किया हुआ है। एमिएबल, कैमराडरी या फिर हो जाए कॉमरेड, इन तीनों का ही मीनिंग है फ्रेंडलीनेस या फिर फ्रेंडली बिहेवियर या फिर फ्रेंड। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में हम इसको कहेंगे भाईचारा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। तो हमें सुटेबल वर्ब भरना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन डैश इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, जल्दी से अपना आप आंसर चूज कर लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है इज। यहाँ पे इज आना चाहिए और आर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस द नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है। अगर कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है, जैसे कि इज हो गया, हैज़ हो गया, वॉज हो गया, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। सो द नंबर ऑफ हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ नंबर ऑफ हाउसेज वर डिमोलिश्ड सो दैट द सुपरमार्केट कुड बी बिल्ट, नो एरर। अगेन इसमें हमें फाइंड द एरर टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना है एक एरर, एक मिस्टेक को हमें फाइंड करना है। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज नो एरर।
अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अ नंबर ऑफ, सो अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन को फॉलो करता है वर्ब। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ करता है फॉलो सिंगुलर को और प्लूरल को फॉलो करता है अ नंबर ऑफ। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अ नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है और यहाँ पे वर आ रहा है। अगर यहाँ पे वॉज होता तो ये गलत होता। तो ये रूल मैंने देखो लिख भी दिया है, यूज ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। फर्स्ट रूल, विद द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब यूज्ड, मतलब द नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? वॉज, इज, हैज, डज, ये सब सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और फिर है विद अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ क्या यूज होगा? प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन क्या है? आर, वर, हैव, डू, ये सब प्लूरल फॉर्म में आते हैं, प्लूरल वर्ब्स में आते हैं। अब एग्जाम्पल देखो आप और अच्छे से समझ में आएगा। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब आप देखो कि ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाए ये चीज़, अरे ये तो अ नंबर ऑफ से है तो यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, बहुवचन वर्ब ही आएगा। तो पढ़िए अब आगे। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट चैंपियनशिप। तो देखो हैव आया है तो प्लूरल है, अगर यहाँ पे हैज होता तो वो गलत होता। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन कबड्डी इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। अब यहाँ पे इज क्यों आया है? क्योंकि ये द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है। आई होप अब आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ रहा है एंड आई होप आप अपना स्कोर मेंटेन करके चल रहे हैं। ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने सही रहे, कितना गलत रहा। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट येस्टरडे। अब अ नंबर ऑफ की जगह यहाँ पे अ लार्ज नंबर आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अ नंबर ऑफ तो है ही ना, तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अ लार्ज नंबर से स्टार्ट है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ पे वर है। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैंने जो पीजीटी का भी हाल ही में ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने वहाँ से उठाए हैं और मैंने सीधा कट कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, टाइप नहीं है ये क्वेश्चन। और ये जो इसने किसी बच्चे ने जो पीडीएफ भेजी थी, इसने जो आंसर मार्क करके रखे हैं वो भी उन आंसर्स पे आप मत जाइएगा, आप अपना आंसर खुद चूज करिएगा। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो कॉमन मैन की नीड क्या है? इज, आर, वॉज, वर, क्या वर्ब यूज होगा? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज। द नीड ऑफ कॉमन मैन इज ब्रेड एंड बटर। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन सही था, इजी था। सो यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे क्या आएगा वो आप सोचिए। इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा या फिर हैव बीन आएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है। अगर आपने मेरी पहले सिंटैक्स की वीडियो देखी है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये रूल डिस्कस किया है और बार बार बताया कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। और जेएसए के एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है और पीजीटी में भी आया था जनरल इंग्लिश में। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इज़। अब इज़ क्यों आएगा? देखो मैंने आपको ना बता रखा है पहले कि अगर आपने वीडियोस देखी है, अगर जैसे कि यहाँ पे वर्ड कनेक्ट कर रहा है नाउन्स को एज वेल एज, सो अगर नाउन्स को वर्ड कनेक्ट कर रहा है इन एडिशन टू, एज वेल एज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सो जो इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब उसके हिसाब से लगता है। तो सबसे इनसे पहले क्या लिखा है? नितिन, सिंगुलर है तो इसलिए हमने इज लगाया है। अगर यहाँ पे बॉयज होता या कोई प्लूरल वर्ब होता तो फिर यहाँ पे हम आर चूज करते, तो इसलिए इज आएगा इसका करेक्ट आंसर। सो 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए और मैंने
कुछ आपको इम्पोर्टेंट रूल्स सोचा बता दूं। तो ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को आ रहे हैं। सो जो हमारा ये रूल कहता है इफ़ क्लॉज वाला, जो फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का, सबसे पहले तो देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है। कंडीशनल का मतलब होता है जब कोई कंडीशन लग जाए, मतलब जब कोई शर्त आपको दिखा रही हो किसी सेंटेंस में, या फिर कोई स्थिति, कंडीशन मतलब कोई भी स्थिति या फिर कोई भी शर्त। तो अगर आपको लग रही है कोई शर्त है सेंटेंस में, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जहाँ पे इफ़ लग जाएगा तो समझ जाना ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इन सेंटेंसेस में जिनमें इफ़ लगता है, सो बेसिकली 4 रूल्स इंग्लिश ग्रामर में फॉलो होते हैं, और एग्जाम्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस से ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट रूल आप देखिए, इफ़ द सेंटेंस starts with simple present, simple future will be used। मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाए, तो उसके जो बाद का टेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं ना, ये क्लॉज में होते हैं। अब क्लॉज क्या होता है, बेसिकली आपको एक बहुत लंबा सा सेंटेंस मिलेगा जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, कॉमा लग जाएगा। एक कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट होगा। जो कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा वो होगा शुरुआती वर्ब, है ना। जो सेंटेंस जब शुरू होगा, जब सेंटेंस शुरू होगा अगर सिंपल प्रेजेंट यूज हो, तो जो कॉमा के बाद मतलब जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें सिंपल फ्यूचर यूज होगा। इसको और अच्छे से हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। आप देखिए ये सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये सेंटेंस, एक कॉमा के पहले वाला पार्ट है, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट है। अब कॉमा के पहले वाला पार्ट देखिए जो कि ग्रीन पार्ट में हाईलाइटेड है, गो। अब गो क्या है, आई गो, शी गोज। अगर आपने मेरे पहले वाले पार्ट्स देखे या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, तो मैंने उसमें टेंसेस भी बता रखे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है। आप देखिए इफ आई गो टू आगरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस लग जाएगा। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है, विल प्लस V1। ठीक है, आई विल गो, आई विल सी, सॉरी, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। तो आप देख सकते हैं गो क्या है सिंपल प्रेजेंट और विल सी क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो यही कहता है, शुरुआत में अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगे तो दूसरे पार्ट में क्या लगेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसा हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा कि वुड हैव लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वुड हैव ही लगाते हैं और बोलते भी हैं, जो कि गलत है, बट ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ़ शी मेक्स कुकीज़। अब शी मेक्स क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। याद हो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंगुलर के साथ SES लग जाता है, आई और प्लूरल के साथ V1 का V1 ही रहता है, जैसे आई गो था ऊपर, है ना। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है, इफ शी मेक्स कुकीज। शी मेक्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कॉमा के बाद वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए क्या लगा रखा है हमने, शी विल गिव यू। इफ शी मेक्स कुकीज शी विल गिव यू। ये पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो खुद के बने हुए नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहते हैं। आई वुड सजेस्ट आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए, डेफिनेटली आप ये रूल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं समझा पाई, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई।
मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मे बी मैं आपको टाइप करके दे दूँ, रिप्लाई कर दूँ कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो मैं 4 रूल्स डिस्कस करूँगी, 2 हमने कर दिए, 2 और आगे हम डिस्कस करेंगे। किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, बट उससे पहले आप ये रूल्स समझो और याद भी रखना, तभी आप MCQs भी कर पाओगे। मोर ओवर आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। मैंने पूरी EMRS जनरल इंग्लिश की सीरीज़ बना रखी है और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि मैम आप इंग्लिश की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आई हूँ आज। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इंग्लिश की वीडियो डाल रही हूँ, सो मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की डालूँ अगर डाल ही रही हूँ। सो आई वुड सजेस्ट सभी, आप ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, जितने भी पार्ट्स आप सभी देखिए, स्पेशली आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वॉइस, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब रूल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट परफेक्ट प्लस V3 वुड हैव विल बी यूज्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहीं से ही क्वेश्चन आता है, इस रूल से। तो इस पर ज़रूर, वैसे चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बट इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट परफेक्ट, मैंने आपको वॉइस में भी बताया था पास्ट परफेक्ट क्या है और सिंटैक्स में भी। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ या हैव लग जाता है। पास्ट में हैड, HAD हैड प्लस V3। अगर आपको इफ़ के बाद हैड प्लस V3 दिख गया, मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म दिख गई हैड के बाद, तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला, उधर वहाँ पे वुड हैव लग जाएगा, ठीक है। वुड तो लगेगा ही लगेगा, बट वुड के साथ क्या लगेगा, हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, I would have helped him। तो आप देख सकते हैं इफ़ के बाद क्या लगा है, had asked me, ठीक है। तो वर्ब की, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट है, तो अभी मैंने समझाया था अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट हो तो कॉमा के बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लग जाएगा, would have, है ना, would have helped him। नेक्स्ट एग्जाम्पल, If she had made cookies, she would have given you। अब आप देख सकते हैं if she had made आ गया, अभी बताता had made आ गया तो past perfect, है ना। सो सेकेंड पार्ट में क्या लग जाएगा, would have। सो if she had made cookies, she would have given you। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगी और करती आ रही हूँ सभी को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और ऐसे ही मैं और मॉक टेस्ट के साथ आऊँगी एंड प्रॉबेबली ICT के भी क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी और NEP के भी। बेसिकली पूरा जनरल पेपर का एक मैं मॉक टेस्ट बनाने का सोच रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना डेफिनेटली। वैसे मैंने सोचा है कि कल तक मैं डाल दूँ। स्टिल आपके कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।